हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जो पूर्व राजदूत है जिनका नाम नीरज श्रीवास्तव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि पीएम बार बार ये कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और ऋषि सुनक ने भी कहा कि हमने बिल्कुल सही समय चुना है जब हम सही देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस समय यहाँ पर G20 होना कितना अहम है? देखिए, इस समय G20 भारत में होना बहुत अहम है, क्योंकि इस समय कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि मिलजुल कर जिनका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अकेले रहकर आप मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे गरीबी हटाने का मुद्दा है, जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जैसे एनर्जी का मुद्दा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पर कि उसे कई चॉइसेस मेक करनी है, किस तरफ जाना है। और G20 देश जो हैं ये कुल मिलाकर पूरी दुनिया के 80% से भी ज्यादा इकोनॉमिक इनका जो जीडीपी परसेंटेज है वो है। तो सब मतलब यहाँ पर आप देखें तो जब शिखर सम्मेलन शुरू होगा तो दुनिया के जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है वो यहाँ पर होंगी। और इकोनॉमी भी होगी, फिर सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। तो ये एक मौका है भारत के लिए कि सबके साथ मिलजुल कर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनका हल निकाला जाए। और ये और मौका भी ये है, इसलिए बहुत अहम मौका है कि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के राजाध्यक्ष यहाँ आकर भारत को देखें कि भारत इन मुद्दों को कैसे सॉल्व कर रहा है। और भारत से हाथ जोड़कर मतलब किस तरह से वो भी अपने देशों में ये सब मुद्दे उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। सर, आपने यहाँ पर कहा, अगर मैं ये कहूं कि भारत को लोग देश से ज्यादा एक दुकान की तरह देखते हैं क्योंकि हमारे जो बाजार हैं या अर्थव्यवस्था है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं लगातार, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ से बिजनेस करना और तमाम चीजों को हमने काफी ज्यादा सुधार लिया गया। पहला एग्जाम्पल ही है, जैसे मिलेट है, इसको लेकर हमने बड़ा सुधार किया कि जो मोटे जो अनाज है वो पूरी दुनिया में पहले से ही लोग उसके बारे में बहुत क्रेजी हुआ करते थे, लेकिन अब देश ने एक नई पहल चालू की। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही मेरा मतलब था जब मैं कह रहा था कि बाहर से लोग आकर देखें कि भारत अपने ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहा है। तो जो मिलेट्स का आपने जो उदाहरण दिया है, तो अभी जो लोग आएंगे बाहर से और जो आ चुके हैं, क्योंकि ये मीटिंग्स तो चल रही हैं 1 साल से, डिफरेंट लेवल्स पर ये मीटिंग, और इसमें हजारों डेलीगेट्स ऑलरेडी भारत आ चुके हैं और यहाँ से अटेंड करके जा चुके हैं। तो वो ये देखेंगे कि जैसे मिलेट्स है, इनको इस्तेमाल करने से क्या फायदे हैं, हेल्थ के लिए क्या फायदे हैं। और दूसरी बात भी जो आपने कही बहुत अहम बात है कि मार्केट, भारत का जो मार्केट है वो इस समय कम से कम 300 मिलियन लोगों का है। तो ये मतलब ये अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका का जो मार्केट है उसके बराबरी का मार्केट ये है। और इसमें हर तरह की, और भारत की जो ये अर्थव्यवस्था है इस समय विश्व की सबसे ज्यादा बढ़ती हुई
अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल। जो 6%, 7% से बढ़ रही है। दुनिया की कोई भी और बड़ी अर्थव्यवस्था इस रेट से नहीं बढ़ रही है। चीन की व्यवस्था, फॉर एग्जाम्पल, चीन की व्यवस्था इस रेट से कम रेट पे है। तो ये भी जो है देखेंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे बाहर से, कि फास्ट डेवलपमेंट मतलब फास्ट आर्थिक ग्रोथ के क्या नतीजे होते हैं, उसके नतीजे उनको देखने को मिलेंगे अपनी आंखों के सामने। जब वो दिल्ली आएंगे, जब वो दिल्ली के चारों दिल्ली में घूमेंगे, भारत के प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे, जब उनसे बातचीत करेंगे। और एक और बहुत बड़ा फीचर है इस मीटिंग का, जो कि पहले की किसी मीटिंग में नहीं था, और वो फीचर है अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप का। कि भारत ने इसमें पहल करके ये मुद्दा उठाया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी इस ग्रुप में एक स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका में करीब 54-55 देश हैं और उनका कोई स्थान नहीं है G20 की मीटिंग में। तो ये बड़ी अटपटी सी बात है। अफ्रीका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन है, लेकिन उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है इस तरह के कॉन्फ्रेंस में। तो भारत ने आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया है, और मेरा तो ये पूरा मानना है कि जब ये खत्म होगा, जब ये मीटिंग खत्म होगी, तो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप भी दी जाएगी अफ्रीकन यूनियन को। एक बात, दूसरा पॉइंट मैं ये रेस करूंगा कि अफ्रीकन यूनियन की उपस्थिति के बिना भारत ने इस मीटिंग में, जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, मतलब जो विश्व के जो दक्षिण में जितने देश हैं, ज्यादातर जो उभरते हुए देश हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वो ग्लोबल साउथ में है। तो भारत आगे बढ़कर आया है ग्लोबल साउथ का एक स्पोक्समैन की तरह। भारत ने इन सब देशों को कंसल्ट करके वो मुद्दे उठाए हैं इस G20 में, जो कि ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये मुद्दे भारत नहीं उठाता, तो ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे उठती इस मीटिंग में? ग्लोबल साउथ का कौन प्रतिनिधित्व करता? ये सोचने की बात है। तो ये जो मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं, इस माने में ये G20 एक पहली G20 होगी जिसमें कि ये सब मुद्दे उभर कर आगे आएंगे, और इससे भारत का जो वैश्विक इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वो बढ़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पूरे विश्व में जो बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं, उनमें हमारे प्रधानमंत्री का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहां तक मेरा सोचना है। ठीक है नीरज जी, आपने ग्लोबल साउथ की बात की, तो ये साफ तौर पर पूरी तस्वीर जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि किसी विकासशील देश के लिए, तमाम जो विकासशील देश है जिनके आपने नाम लिए, उनके लिए G20 कराना एक सपने की तरह है। लेकिन पीएम मोदी ने यह सपना साकार करके दिखाया और बेहद खूबसूरती से इसका आगाज भी हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो शी जिनपिंग जो है वो नहीं आ रहे। अगर वो आते तो दिल पर पत्थर रख के हमें स्वागत करना पड़ता, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन जो बाइडेन है वो आ रहे हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये चीन के लिए कितनी बड़ी तस्वीर होने वाली है, क्योंकि जो बाइडेन है वो फिलहाल सबसे शक्तिशाली है, शी जिनपिंग नहीं आ रहे, तो ये कितनी बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया के लिए और चीन के लिए खुद होने वाली है। ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, ये शी जिनपिंग जो नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका घाटा जो होने वाला है वो चीन को होने वाला है। भारत को इसका कोई घाटा नहीं होगा। भारत के लिए तो एक तरह से अच्छा है कि वो नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि अभी मैंने अखबारों में पढ़ रहा था पिछले कई हफ्तों में कि जितनी मीटिंग्स हुई हैं इस G20 की अभी तक, उसमें जो हुँ, चीनी डेलीगेट्स हैं, चीन से जो प्रतिनिधि हैं चीन हुँ, के, हुँ, हुँ, वो लोग आकर सिर्फ उसमें उसमें जो मतलब रुकावटें डाल रहे हैं। उसमें उनका अप्रोच जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, वो नेगेटिव अप्रोच है। वो हुँ, हुँ, किसी हुँ, तरह से चाह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो, ये मीटिंग, ये G20 हुँ, शिखर शिखर सम्मेलन सक्सेसफुल ना हो। और उनको ये उनसे देखा नहीं जा रहा है कि हुँ, भारत कितनी कितनी अच्छी तरह से, कितनी सक्सेसफुली ये मीटिंग कर रहा है, और हुँ, इसी वजह से वो नहीं आए तो मेरे ख्याल से तो घाटा उन्हीं का है। हमारे लिए तो ठीक है, हुँ, आते तो हम जरूर नहीं। भारत का तो देखिए ये ट्रेडिशन रहा है, अतिथि देवो भव। मतलब हुँ, कोई भी अतिथि आएगा हमारे लिए वो पूजनीय है। अगर वो हुँ, आते, हुँ, हम उनको माला पहनाते, उनका स्वागत करते। अगर वो नहीं आए तो ठीक है, अब हुँ। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। जी। एक और सर हमने यहाँ पर जो दायरा है वो तोड़ा है। G20 कहीं होता है तो एक पर्टिकुलर जगह जो है वो चुनी जाती है, लेकिन हम जो डेलीगेट्स आ रहे थे उनके लिए हम चाहे ईटानगर हो, जयपुर हो और इवन श्रीनगर में भी इवेंट कराया, और ये एक नई तस्वीर, क्योंकि कश्मीर को लेकर तमाम जो बातें हैं वो छपती रहती हैं, पूरा विश्व इसके बारे में जानता है, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट कराकर एक और दायरा जो है वो हमने पार कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात हुई है हम्म। इस G20 में, कि जैसे मैं कह रहा था आपसे कि इसकी हम्म। मीटिंग्स 1 साल से चल रही हैं। अखबारों जी में जी भी जी। 1 साल से आप इनकी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। हम्म। सबसे अच्छी बात ये है कि हमने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं ये की है मीटिंग्स। हमने पूरे हम्म। भारतवर्ष में ये मीटिंग्स की हैं। चाहे आप भारत का दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, जैसे कश्मीर की बात कर रहे हम्म। थे, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो। और ये मेरे ख्याल से तो एक ये जिसने भी सोचा इसके बारे में, हम्म। ये हम्म। एक एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे पूरे भारत का एक छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। भारत की विविधता जो है, विविधता, डाइवर्सिटी जो जो हम्म। भारत की हम्म। है, वो वो पूरे मतलब विश्व के सामने ये आई है कि देखिए, ये देश एक बड़ा देश है, इसमें हम्म। विविधता है, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी पोशाक है इनकी, इतने हम्म। नगर हैं इनके, और तब भी ये देश है जो है, ये इतना बड़ा समिट वो है, उसको एक बड़ी एफिशिएंसी के साथ ये एक बड़ी होस्ट कर रहा है। तो जो लोग हम्म। यहाँ से अटेंड करके जाएंगे, उनके मन में मेरे ख्याल से भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव छवि वो यहाँ से लेके जाएंगे। हम्म। हम्म। और ये एक छवि में एक तरफ वो ये लेके जाएंगे कि ये एकदम खुला देश है, जिसमें कोई भी जा हम्म। सकता है, कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है, किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी तरफ से ये देश हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। बिल्कुल। ये किस यहाँ तक कि जो देश अपने आप को भारत का दुश्मन मानते हैं, और शायद हम्म। जो देश एक्चुअली भारत के दुश्मन हैं भी, हम्म। उनका भी अगर वो आए होते यहाँ तो उनका स्वागत होता है, ऐसे मैंने कहा है। हम्म। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी से हमें कुछ छुपाना नहीं है, अपनी विविधता को हम्म। दर्शाना है, और एक साथ उसी वक्त अपनी यूनिटी जो है, जो अपनी हम्म। जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कहा जाता है, वो भी दिखानी है। जी। कोई ये ना समझे कि भारत जो है विविधता विविधता होने के नाते भारत पर कहीं से हमला किया जा सकता है या कहीं से हम्म। प्रहार किया जा सकता है।
ये बात भी किसी के मन में ना हो, तो वो लोग देखेंगे यहाँ के सुरक्षा हम्म सुरक्षा के जो इंतजाम आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर भी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल। इतने बड़े स्केल पर सुरक्षा की गई है। हम्म ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सुरक्षा सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में सुरक्षा है। और हम्म मेरा जहाँ तक सोचना है, मैं दुनिया के कई देशों में रह चुका हूँ कि ये एक, जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या हॉस्पिटैलिटी हो जिसको कहा जाता है, हम्म तरह 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 के जो फूड्स, जो डिशेस, हम्म डेलिकेट, जो भारतीय जो स्पाइसेस हैं, भारत की जो डिफरेंट तरीके की कुकिंग है, नॉर्थ साउथ ईस्ट हम्म वेस्ट, वो सब भी, उसका भी एक जायका लेके यहाँ से लोग जाएंगे तो उनको जी। यादगार मिलेगा। इस समय मैं आपको बता दूं एक बात कि भारतीय हम्म रेस्टोरेंट्स जो हैं पूरी दुनिया में, उनका जो है, उनका उनकी उनका प्रभुत्व छाया हुआ है, मतलब वो छाए हुए हैं दुनिया हम्म में। आप किसी भी बड़े से बड़े देश में जाएं, उसमें आप किसी छोटे से छोटे शहर में भी जाएं, हम्म तो आपको भारतीय फूड के लिए, भारतीय खाने का एक रेस्टोरेंट जरूर मिल जाएगा। और इसकी हम्म वजह एक और है कि अब भारत का जो डायस्पोरा है, मतलब जो हम्म भारतीय लोग दूसरे देशों में जाकर जो बस गए हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, काम हम्म कर रहे हैं, वो डायस्पोरा भी एक बढ़कर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। वो इस समय हम्म 25 मिलियन से ज़्यादा है, अधिक है, जी। कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। कई देशों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, जितना जितना बड़ा कि हमारा डायस्पोरा है। और इसी हम्म वजह से जो रेमिटेंस जिसको आप कहते हैं, जो पैसा वो लोग भारत भेजते हैं, इस वक्त दुनिया में पहला नंबर है भारत का रेमिटेंसेस में, हम्म जो कि करीब हम्म करीब 100 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। तो हम्म इससे हमें इक्तसाद, यानी इससे हमें इकोनॉमिक गेन भी होता है। तो हम्म ये विन विन पोजीशन है, भारत के लिए भी विन पोजीशन है, और जो दूसरे देश यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी विन पोजीशन है। जी, नीरज जी, आपने यहाँ पर बात की कि हमने जो सारे दरवाजे हैं वो दुश्मनों के लिए हो या दोस्ती के लिए हो, हर तरीके से खोल रखे, क्योंकि हमने ये पहले भी तस्वीर दिखाई थी, वैक्सीन हमने भेजा था तो हमने दूसरी तस्वीर दिखाई थी, हमने एयर स्ट्राइक की तो हमने दूसरी तस्वीर दिखाई। तो कोई ये ना सोचे कि अगर हम वैक्सीन भेज सकते हैं और तमाम आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हम पर हमला कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल भी ना सोचे। जैसे को तैसा अब भारत ने नीति जो है वो अपना ली है, और लगभग हम ये यही कोशिश करते हैं कि जो भारत है वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे, और शुरू से हमने यही पॉलिसी फॉलो की है। सर, यहाँ पर जो रशिया के पुतिन है वो नहीं आ रहे हैं, वॉर वहां चल रही है, इन तमाम चीजों पर किस तरह की चर्चा हो सकती है? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वॉर से उठकर हम कई अलग चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन वॉर पर बात होना भी जरूरी है, क्योंकि जो वॉर है वो बेहद ज्यादा लंबी खिंच चुकी है, उम्मीद से कई ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है हम्म कि अगर पुतिन साहब यहाँ आते तो हम्म होता ये कि, मतलब क्योंकि ऐसा हो चुका है, कई मीटिंग्स में हो चुका है हम्म कि जब पुतिन साहब अंदर आते हैं अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, तो कई पश्चिमी और दूसरे देश जो हैं, वो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। जी जी। ये एक तरह की बेइज्जती होती है। ये हम्म मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो तो उसको ये पसंद नहीं होगा, उसको वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब मेरा तो ख्याल है कि पुतिन साहब एक्चुअली, ये तो सही आपने कहा कि वहाँ यूक्रेन में हम्म वॉर चल रही है, और वॉर के समय बहुत कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश से बाहर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है वो समय। और जी। खास करके अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हो गया है रशिया रशिया के अंदर, हम्म जहां पर कि कुछ ये वैगनर ग्रुप के कुछ ट्रूप्स जो हैं वो मॉस्को की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, और उन्होंने एक दो हम्म हेलीकॉप्टर भी मार गिराए थे।
तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है वहाँ, और इसके पीछे का हाथ है। कुछ लोग, जिन लोगों का हाथ है, वो लोग यहाँ भी अटेंड करेंगे वो मीटिंग। तो कोई भी देश ये नहीं, पुतिन ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो मॉस्को छोड़कर यहाँ आए ऐसी मीटिंग अटेंड करने के लिए, और उस दौरान अगर कोई वहाँ हादसा हो जाए तो फिर ये लोग रशिया के लोग ये कहेंगे कि यहाँ तो हादसा हो रहा था और आप भारत जा रहे थे, भारत में थे। तो अब किसी भी राष्ट्रपति की या किसी भी प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेवारी अपने लोगों के प्रति होती है, अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति होती है। उस सुरक्षा को खतरे में डालकर वो प्रधानमंत्री और वो राष्ट्रपति कभी भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये भी एक मुद्दा है, और पुतिन साहब ने हमारे प्रधानमंत्री से अभी एक दिन पहले टेलीफोन पर बात की, और उन्होंने ये बात पर्सनली ये बात समझाई कि वो क्यों नहीं आ सकते हैं ये मीटिंग अटेंड करने। तो उन्होंने ये एक जेस्चर था, उन्होंने दिखाया, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का जो इज्जत देते हुए, उनको बताते हुए कि भाई देखिए, हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम अपना विदेश मंत्री भेज रहे हैं। उनके विदेश मंत्री जो हैं लावरोव साहब, वो यहाँ हैं, आ गए हैं, और वो यहाँ पे अटेंड करेंगे मीटिंग। और पुतिन साहब जैसा मैं कह रहा हूँ, उनके यहाँ तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो अभी किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, शी जिनपिंग साहब क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी एक कर्टसी नहीं की कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कम से कम बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये थोड़ा अनडिप्लोमेटिक बिहेवियर है। मुझे ये लगता है नीरज जी कि वो क्या फोन कर कर बोलेंगे, क्योंकि वो जिस तरह की यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं G20 से पहले, तमाम जो चीजें उन्होंने की, उसके बाद वो क्या जवाब है, उनके पास कोई जवाब है नहीं। इसलिए आना भी उनको लगा कि ठीक नहीं बनता है, और हमारे लिए भी वेलकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हालांकि हम वेलकम जरूर करते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता। नीरज जी, अगली मैं बात करूंगी कि जो यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह कम करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया की आधी आबादी जो है उसके पास अभी भी डिजिटल सुविधाएं नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा देश है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो फासला है वो कम करेंगे, और इस पर क्या कुछ बातचीत हो सकती है? क्योंकि जो अगला जो फ्यूचर है हमारा, जो हमारे जो अभी यंगस्टर है, वो ज्यादातर देश की तरफ या किसी भी तरफ तभी खिंचते हैं जब वहां की टेक्नोलॉजी जो है वो हाईटेक होती है। हाँ, देखिए, इस मुद्दे पर कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्रेपरेटरी मीटिंग जिनको कहा जाता है। और भारत ये चाहता है कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के जब से वो आए हैं, उन्होंने डिजिटल इंडिया पर बहुत जोर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो बनाकर और उनको मुफ्त में हर देशवासी को दिया जाए। मुफ्त में, आप बिना कुछ पेमेंट किए हुए आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये G20 हो रही है, इसमें एक बहुत ही अचंभे का ये फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से, कि जितने डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको मुफ्त में भारत ने 1,000 रुपए की करेंसी उनके मोबाइल पर मुफ्त दी है। उसके प्लेटफॉर्म के साथ, प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए और वो जो रुपए हैं उसके साथ वो फ्री में आ जाएंगे। उससे आप बाहर जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। भारत इस तरीके से मैसेज भेज रहा है कि देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको आप उनका इस्तेमाल करके आप और नीरज जी, वहां पर जो स्वागत
एआई एंकर भी लगाई जी गई कि जब मेहमान आएंगे तो जो एआई एंकर है वो मदद करेगी, और वहां पर ऐसी भी एक मशीन है जो फेस देख के या फिर जो आपका जेस्चर है उसको देख के वो अंदाजा लगा लेंगे कि आप कौन सी कंट्री से, और उसी भाषा में फिर जो उस भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। जी जी, बिल्कुल। और यही तो मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया आ रही है यहाँ पर, इस तरह जी की जी। टेक्नोलॉजी उनको प्रदर्शित की जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि भारत ने ये घोषणा की है पिछले कई दिनों में कि जो हमारे जितने पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब सरकारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमने डेवलप किए हैं, वो हम पूरी दुनिया को मुफ्त देंगे, कोई हम उसको बेचेंगे नहीं। जैसे कि आप कोई कई कई प्लेटफॉर्म्स को आपको खरीदना पड़ता है, हम ही वो प्लेटफॉर्म मुफ्त में देंगे दुनिया को। जी। तो और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसका मैंने उदाहरण आपको एक दे ही दिया है कि भारत ने प्लेटफॉर्म के साथ साथ पैसा भी दे दिया उनको। 1,000 रुपया या 10,000 रुपये ऐसे कुछ है, मुझे पक्का याद नहीं है। और अब आजकल तो आप ये दिल्ली में हम लोग जो रहने वाले हैं, हम लोग तो जाते हैं बाजार में, जाते हैं अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, तो उन लोगों के पास भी डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था होती है। तो ये सारे जो जितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, ये ले जाएंगे वो रुपए जिनको दिए जा रहे हैं, उससे वो जो चाहें सो खरीदें। मेरा ख्याल है वो लोग कपड़े या खाने की चीजें या कोई ऐसे हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या कोई यादगार की चीजें हैं, सोवेनियर्स, वो खरीदेंगे, उससे वो खरीद के ले जाएंगे। और उससे इस चीज का प्रचार होगा उनके देश में कि देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर आप अडॉप्ट करें जिस तरह इंडिया ने किया है, तो उनको आप बिना किसी कीमत के आप उसको फैला सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो भारत में ये एक बहुत मेंटालिटी रही है इंक्लूसिव, वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है, जो कि इस शिखर सम्मेलन का जो मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली है। तो इसी तरह से ये एक हम इसी मैसेज को हम भेजने के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। जी। ये खास बात होगी इस शिखर की। जी। नीरज जी, दिल्ली को चुना गया और फिलहाल दिल्ली को लेकर कई सारी बातें भी हुई कि तमाम जो यहाँ पर स्लम्स हैं उनको छुपाने की कोशिश की गई जब G20 समिट हो रहा है। कई सारे जो यहाँ पर पेट्स हैं उनको यहाँ से सड़कों से हटाया जा रहा है। इन तमाम चीजों की जो तस्वीरें हैं ये लोग यहाँ पर जो है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि G20 तो एक तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई चीजें जो है वो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष लगातार ये बातें कह रहा था कि वो जो आप सरकार है उन्होंने कहा कि हमने पहले से तैयारी कर रखी थी, केंद्र सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रख के मैं आपसे, ये आखिरी सवाल है मेरा, आपसे चाहूंगी कि आप देश को एक मैसेज दे और देश में जो लोग हैं उनको मैसेज दे कि G20 कितना बड़ा समिट है और आगे जाकर इससे क्या कुछ फायदे होने वाले। क्योंकि कोई भी समिट हो किसी भी देश में हो, थोड़े बहुत नुकसान हर कंट्री को जरूर होते होंगे, कुछ ना कुछ जो सेटबैक है वो जरूर होता होगा, लेकिन फिलहाल देश को ये समझने की जरूरत है कि G20 जो है वो बेहद बड़ा समिट है और आगे जाकर हमारे जैसे लोगों को इससे फायदा होने वाला है। देखिए, ये आपने जो मुद्दा उठाया है कि गरीब लोगों स्लम्स को हटाना और स्ट्रे एनिमल्स को हटाना, मेरे ख्याल से ये काम हमेशा चलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्लम्स को आप जाके वहाँ उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ये नहीं है। मेरा मतलब है उनको रीसेटल किया जाना चाहिए, उनके लिए कायदे के घर बनाने चाहिए जिसमें पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, और उसमें उसमें उनको सेटल किया जाना चाहिए। ये काम
सिर्फ इतने बड़े G20 के समिट के दौरान ही नहीं होना चाहिए, ये रोजमर्रा की एक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर ये मैसेज हमारी सरकारी एजेंसियों के पास पहुंच जाए कि आप जो आज कर रहे हैं, ये सब जो आप कर रहे हैं, ये आपको हमेशा करना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात करना होगी। चाहिए। हाँ। और लगातार करना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं वो भी भारतीय हैं, उनको उतना ही हक है दिल्ली में रहने का या किसी भी शहर में रहने का जितना कि अमीरों को हक है। ये उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ज्यादती होना गलत बात है। और दूसरी बात ये भी कि किसी से कुछ छुपाना भी गलत बात है। आजकल कोई चीज छुपती नहीं है किसी के पास। आजकल लोग जो कैमरा लेके आते हैं उससे अपना वीडियो बना के ले जा सकते हैं। और तो जो भारत का जो गरीबी का पक्ष जो है, वो अगर आप छुपाने से उसका हल नहीं होगा, मतलब वो छुपाने से नहीं छुपेगा, वो विकास करने से जो है खत्म होगा। और ये जो G20 है, ये भारत ये कोशिश कर रहा है कि इसकी वजह से निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, व्यापार, दो चीज ही जो है, दोनों में बहुत बड़ी वृद्धि हो। और अगर इसमें ये बड़ी वृद्धि होती है निवेश में और व्यापार में, तो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसमें जो है सब लोग उसमें भाग लेंगे। गरीब जो अभी गरीब हैं वो लोग भी भाग लेंगे, और उसमें भाग लेकर वो लोग गरीबी रेखा जो किसको कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन, उसके ऊपर आ जाएंगे। और ये एक बात, कुछ ये आंकड़ों से भारत ने, मतलब पूरी वैश्विक आंकड़ों से ये सिद्ध हो चुका है कि पिछले 20 साल या पिछले 30 साल में भारत में एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला जा चुका है। तो ये सॉल्यूशन काम करता है, ये चीज दिखाई जा चुकी है। और इसको लेकिन हमें रिपीट करते रहना है तब तक जब तक कि सभी गरीब लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से ऊपर ना आ जाए। और इसी में ये इक्तिसादी, मतलब इकोनॉमिक और कमर्शियल एस्पेक्ट जो इस G20 का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भारत को फायदा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो नीरज जी, आपने आसान शब्दों में समझाया कि आगे चलकर ये तमाम जो चीजें आज हो रही हैं उससे ना सिर्फ आम जनता को बल्कि जो गरीब हैं उनको भी इससे फायदा होगा। और जो हमारा विश्व पटल पे एक नई कहानी, कूटनीति की एक नई कहानी जो भारत है वो लिखने की पूरी तैयारी कर चुका है, और तमाम जो देश है वो आना अब शुरू हो चुके हैं। आपको भी इसकी बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि जो G20 जब खत्म हो तो जब दुनिया में जो तस्वीरें जाए वो बेहद खूबसूरत हो। नीरज जी, आपको हमारा टाइम देने के लिए और तमाम आपका जो वक्त था वो देने के लिए, जनसत्ता को आपको बहुत बहुत शुक्रिया।